नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी, कमेंट करके बताइएगा। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो जीएस के प्रश्न पत्र 2 से है कि वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का मूल सिद्धांत क्या है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रयुक्त विभिन्न वैकल्पिक विवाद तंत्रों का जो है वो उल्लेख करना है। और 12 अंक का प्रश्न है। और 12 अंक का प्रश्न है तो हम आपसे पहले भी कहते हैं कि यहाँ से जो है वो 2 डायमेंशंस या कभी कभी 3 डायमेंशन से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बस माइंड को मेकअप करिए कि जो प्रश्न पूछा जाए उसको तोड़ने का प्रयास करिए। तो आइए देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं प्रश्न का कि वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का मूल सिद्धांत क्या है। मतलब जो ये वैकल्पिक विवाद के जो निवारण तंत्र हैं उनका मूल सिद्धांत आपको बताना है, ये एक पॉइंट हो गया। फिर भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रयुक्त विभिन्न वैकल्पिक विवाद तंत्रों का जो है वो आपको उल्लेख भी करना है। तो आइए देखते हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि वैकल्पिक विवाद निवारण जो तंत्र होते हैं वो क्या होते हैं। तो यह एक ऐसी प्रणाली है जो विवादों को पारंपरिक अदालती कार्रवाई के बजाय समाधान खोजने के अन्य तरीकों को अपनाती है, जैसे बातचीत, मध्यस्थता, सुलह, पंच निर्णय आदि। मतलब भाई यहाँ ये प्रयास किया जाता है कि कोई चीज़, भाई अगर 2 पक्षों को लेकर के विवाद है तो क्या होता है, उसमें विवाद का निपटारा कौन करता है, न्यायालय करती है। और ये परंपरागत तरीका है न्याय पाने का। लेकिन चूंकि न्यायालयों पे बोझ इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा दिखता है, और हर चीज़ को लेकर के न्यायालय में जाया नहीं जा सकता, न्यायालय की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। तो इसीलिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई इन विवादों के समाधान के लिए। और उन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एक तो है कि बातचीत के माध्यम से सुलझा लीजिए, कोई मध्यस्थता कर दे, कोई सुलह करा दे, और फिर जो पंच निर्णय होते हैं भाई पंचायतों के माध्यम से आदिकाल से चले आ रहे हैं हमारी परंपरा में, तो वही सारी चीज़ों को जो है पुनर्जीवित किया गया ताकि जो है समस्या का समाधान सरल, त्वरित और जो है प्रभावी तरीके से हो जाए, जिससे न्यायालयों पे अतिरिक्त बोझ भी ना पड़े और व्यक्ति का खर्चा भी ना हो। क्योंकि अगर आप एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए तो विश्वास करिए कि आप तो बर्बाद होंगे ही, आपकी 2-3 पीढ़ियां जो हैं उसमें तबाह हो जाएंगे। और फाइनली आपको वहाँ भी करना केवल सुलह ही है, क्योंकि कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इतनी जटिलताएं हैं। आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहिए, लड़ करके थक जाएंगे और फिर समझौता करेंगे। तो क्यों हम इतना ज़्यादा समय, धन, इस सब चीज़ों के को खर्चा करें। उससे पहले बेहतर यही है कि हम जो है पहले से समझौता कर लें, और हमारा जो धन है, जो हमारा समय है, उसको हम अन्य क्षेत्रों में अपने विकास के लिए लगाएं। इसके द्वारा न केवल न्यायालयों पर लंबित मुकदमे के बोझ को कम करने में सहायता मिलती है, बल्कि मतभेदों को सुलझाने और अंतिम सहमति तक पहुंचने के लिए आमतौर पर यह सस्ता और सुलभ भी होता। वही है कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में से जितना ही आप दूर रहिए। हमारे बाबा तो कहते थे कि थोड़ा सा संतोष कर लो, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। और विश्वास मानिए, जब तक वो जीवित थे, वो हमारे पिताजी 3 भाई हैं और किसी को कोर्ट कचहरी में जाने नहीं दिए थे। और हमारे यहाँ लोग शांति प्रिय लोग हैं, ऐसा करते भी नहीं हैं। लेकिन जनरली कुछ लोग इसी को आधार बना करके पूरे गांव को, पूरे समाज को जो है तबाह किए रहते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इनसे बचिए, और ये जो वैकल्पिक विवाद के निवारण के जो तंत्र हैं इनके माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझा लीजिए। देखिए, जीवन है, सोसाइटी है, समाज है, तो मतभेद लगे रहेंगे। तो मतभेदों का जितना ही जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान कर लेंगे, वो आप दोनों पक्षों के लिए बेहतर रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कुछ ज़्यादा ही पैरोकारी कर रहे हैं। इसलिए पैरोकारी कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कैसे जो है परिवार इसको लेकर के तबाह होते हैं। परिवार नहीं, कई पीढ़ियाँ तबाह होती हैं। तो उससे हम आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में विभिन्न वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र, देखिए आपके प्रश्न का जो पहला पक्ष है वो आपने बता दिया। अब विभिन्न जो वैकल्पिक निवारण तंत्र हैं उनके बारे में बताइए। तो सबसे पहले पंचाट, जिसे आर्बिट्रेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में,
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवाद को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाता है जो दोनों पक्षों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होता है। और ये जो निर्णय लेगा वो एकदम बाध्यकारी होगा, मतलब दोनों पक्षों को जो है वो मानना होगा। आमतौर पर इसके निर्णय के खिलाफ जो है अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। और आप लोगों ने पीटी में आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, और वही ये है। और ये वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का एक माध्यम है। हालांकि जनरली लोग यहाँ जाने से बचते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है कि अगर फैसला जो है आप सही भी हैं और कहीं से आपके विपक्ष में आ गया तो आपके पास फिर अपील करने का चूंकि अधिकार नहीं है, तो ऐसे में चीज़ें आपकी फंस जाती हैं। तो है तो ये विवाद निवारण तंत्र का एक माध्यम, लेकिन लोग इससे बचते हैं क्योंकि यहाँ जो है संतोषजनक चीज़ें जो अपेक्षित होती हैं वो निकल नहीं पाती हैं। दूसरा, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। यह कठोर नियमों वाली एक समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें समय के विस्तार की अनुमति नहीं होती है, जिससे अधिक लागत प्रभावी होती है। मतलब जो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन होते हैं, मतलब आप ऐसे लीजिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, मतलब इसमें वो मुद्दे जाते हैं कि जिसमें जो है बहुत जल्दी निर्णय तक पहुंचना होता है। और चूंकि निर्णय तक बहुत जल्दी चीज़ें पहुंच जाती हैं, मतलब त्वरित इसकी सुनवाई होती है, तो ऐसे में जब मैटर लंबा नहीं खींचता है तो इसकी जो है लागत है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी मतलब होती है, मतलब दक्ष होती है, कम होती है, वही आप बता रहे हैं। तो ये तो हो गया कि आर्बिट्रेशन और फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। और फास्ट ट्रैक जो आर्बिट्रेशन है कि भाई आज देख रहे होंगे कि जो बहुत ऐसे कुछ जघन्य अपराध हो जाते हैं उसको लेकर के रहता है कि नहीं इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ ला जाया जाए, तो उसी से मिलता जुलता एक पंचाट है कि फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। यहाँ भी चीज़ों को जो है वो तुरंत निपटान करने की दिशा में प्रयास किया जाता है। ये कुछ संस्थान के द्वारा बैच चलाए जा रहे हैं। एक तो हमारा अब की बार मेंस पार सीरीज है, ये उन बच्चों के लिए है जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। और दूसरा जो बैच है शून्य से शिखर बैच, ये उन बच्चों के लिए है कि जो इस बार प्रीलिम्स देंगे अक्टूबर में, या जो 26-27 के लिए तैयारी कर रहे हैं। चूँकि ये फाउंडेशन बैच है और इसका उद्देश्य है कि भाई हम आपकी तैयारी को शून्य से शिखर पे ले जाएंगे। हम ये मान के चलते हैं कि आप आंसर राइटिंग में बहुत बेसिक हैं, और यहाँ हम आपको बेसिक से उठाएंगे और एडवांस से होते हुए सुपर एडवांस तक ले जाएंगे। मतलब आपको शून्य से शुरू करके शिखर तक की यात्रा हम कराएंगे, और वो भी टू द पॉइंट प्रत्येक टॉपिक से। यहाँ न केवल PYQ होगा, साथ ही साथ जो है वो संभावित प्रश्न भी कराएंगे, और एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको देंगे। और वो संस्थान जल्द ही घोषणा करने वाला है UPSC और UPPCS को लेकर के जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम आ रहा है। और उसके तहत ये जो बैच है ये तो हम फ्री देंगे ही। थोड़ा सा उसमें कास्ट जो है UPPCS वाले बच्चों के लिए वो 7,500 होगी, लेकिन यहाँ क्या है कि हम पूरा मतलब आपसे जो है वो कनेक्ट रहेंगे। आपकी कुछ क्लास जो है हम वो ऐप के माध्यम से लेंगे, और साथ ही साथ जो है टेस्ट सीरीज तो हमारा होता रहेगा, और फिर गूगल मीट के माध्यम से भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, उसके निराकरण की तरफ प्रयास करेंगे। तो जिसमें भी आप योग्य हो, अगर इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए ये बैच अच्छा है। और आप अगर फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, 2025, 26, 27 के लिए जुड़ना चाह रहे हो तो हमारे इस बैच से जुड़िए। नंबर है 7303307507। देखिए इसी तरीके से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। यदि आपका आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है वो बताया जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो है मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। मतलब यहाँ जो है कंप्लीट तैयारी होगी, मतलब टॉपिक वाइज आपके सिलेबस के तहत कुछ भी छूटेगा नहीं, मतलब पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और ये प्रयास है कि करीब 750 प्रश्न जब आप जो है मुख्य परीक्षा देने जाए। और इसी बार जो हमारे बच्चे जो हमारे समृद्धि के बच्चे, चूँकि वो PT के रिजल्ट के बाद हमसे जुड़े हैं, फिर भी हम करीब करीब अभी ही उनका 500 प्लस प्रश्न करा चुके हैं। तो अब इतना प्रश्न अगर वो करके जाएंगे तो उनकी स्थिति तो बेहतर होनी ही होनी है। और जो हमारे शून्य से शिखर बैच के बच्चे हैं तो वहाँ हमको थोड़ा समय और ज़्यादा मिलेगा, तो हम अपने प्रश्नों को और ज़्यादा जो है विस्तारित करेंगे। तो जुड़िए जिससे भी आप जिसके लिए योग्य हैं, जिससे आप जुड़ना चाहते हो। अब अगला जो है वो वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र जो अगला भारत में है वो लोक अदालतें हैं।
और लोक अदालतों के बारे में जानिए कि मुकदमे को तेजी से निपटाने के लिए राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुका विधिक सेवा समिति नियमित रूप से जो है वो लोक अदालतों का आयोजन करती है। और मतलब ये ऐसा नहीं कि कहीं स्थायी होते हैं, ये एक तरीके से जो है वो मोबाइल कोर्ट्स होते हैं और ये समय समय पर जो है इनके द्वारा, चाहे राज्य प्राधिकरण के द्वारा, जिला प्राधिकरण के द्वारा या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति होती है या तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा जो है इन लोक अदालतों का संचालन किया जाता है। और यहाँ भी जो है जो विवाद होते हैं दो पक्षों को बैठाया जाता है और उस पर जो है एक फैसला दिया जाता है। मतलब ये भी वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और फिर अगला जो है सुलह। भाई सुलह तो यही है कि दो पक्षों के बीच है, आप लोग तो आम जनजीवन में होते भाई झगड़ा हो गया चलिए सुलह कर लेते हैं, और अच्छा माध्यम है। यह एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें एक तटस्थ व्यक्ति दोनों पक्षों से मिलकर विवाद का समाधान करता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो तटस्थ होता है और दोनों पक्षों को बैठाता है और दोनों पक्षों को कहता है भाई आप अपनी समस्या बता दीजिए, आप अपनी समस्या बता दीजिए, और फिर एक रेशनल तरीके से एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और चीज़ों का समाधान हो जाता है। हालांकि सुलह जो है मध्यस्थता का ही एक औपचारिक रूप है। इसमें क्या होता है कि पक्ष जो है सुलहकर्ता की सिफारिशों को स्वीकार करे या स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसमें जो एक समस्या ये होती है कि जो मध्यस्थ होता है अब वो दोनों पक्षों को सुन करके एक निर्णय देने का प्रयास करता है कि भाई आप इस पे आ जाइए। अब ये डिपेंड करता है कि जो दोनों पार्टी हैं वो अपने मध्यस्थ की चीज़ों को, जो सुलह करा रहा है उसकी चीज़ों को कितना जो है वो स्वीकार कर रही हैं, कितना अस्वीकार कर रही हैं। तो ये इसमें एक सीमा भी होती है, लेकिन एक सौहार्दपूर्ण तरीके से चीज़ों को निपटाने का प्रयास किया जाता है। तो आप सुलह का भी उल्लेख करेंगे। फिर अगला जो है समझौता। समझौता है तो यह एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है। मतलब समझौता तो वही है कि भाई कोई आप भारत पाकिस्तान के बीच समझौता तो नहीं है कि आप हस्ताक्षर कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में गैजेट्स में जो है वो निकल के आ रहे हैं। तो ये तो होता है कि भाई कुछ लोग बैठे और आपसी समझौते के माध्यम से आगे बढ़ते। तो ये जो है गैर बाध्यकारी ही प्रक्रिया है जिसमें विवाद को बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने के लिए पक्षों के मध्य जो है वार्ता कराई जाती है। क्योंकि भाई जब वार्ता करेंगे तभी तो आप जो है एक पॉइंट पे पहुंचेंगे और उस पॉइंट के माध्यम से एक समझौता करेंगे। यह वैकल्पिक विवाद निवारण का सबसे प्रचलित जो है वो तरीका है। और व्यापार, गैर लाभकारी संगठनों, सरकारी शाखाओं, राष्ट्रों के बीच यौन विवाह और तलाक आदि स्थितियों में वार्ता के माध्यम से जो है समझौता किया जाता है। मतलब इतने सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि समझौते ही चीज़ें होती। भाई इसका एक बड़ा उदाहरण लीजिए कि भाई जो विवाहिक स्थिति है, ससुराल पक्ष मायके पक्ष में झगड़ा चल रहा है, दोनों लोग भाई हस्बैंड वाइफ को बैठाया गया, ससुराल के लोग बैठे, मायके के पक्ष के लोग बैठे और चीज़ें बातचीत शुरू हुई और एक निष्कर्ष पे पहुँचे। तो ये एक तरीके से, और ये ऐसा नहीं कि राष्ट्रों के बीच होता है, विभिन्न सरकारी संगठनों के बीच होता है, गैर सरकारी संगठन होते हैं, तो इन सारों के सरकारी शाखाओं के बीच भी ये होता है। मतलब इसका जो दायरा है वो भी व्यापक है और इसका जो निदान है वो बहुत आसानी से, बहुत सहजता से निकाला जा सकता है। तो वैकल्पिक जो विवाद के निवारण तंत्र हैं उसमें जो है समझौते को भी आप लिखिएगा। फिर अगला है मध्यस्थता की बात, कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष व्यक्ति, जिसे मध्यस्थ कहा जाता है, पक्षों के विवाद को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचाने में मदद करता है। वही कि भाई दो लोग हैं, एक मध्यस्थ बैठा हुआ है, दोनों लोग के सुनता है और दोनों लोग को एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाने का काम करता है। लेकिन यही है कि यहाँ भी दोनों पक्षों में एक समस्या वही है कि ये चीज़ों को माने या ना माने। तो आप इसका भी उल्लेख करिएगा और देखिएगा, उल्लेख तो करिएगा, क्योंकि उल्लेख से क्या है ना कि आपका एक पॉइंट बनेगा। और आप जानते होंगे कि जितना ही मुख्य परीक्षा में आप पॉइंट देंगे उतना ही आप अंक पाएंगे। तो बिल्कुल भले आपको लगे कि कहीं कहीं तो चीज़ें सेम हो रही हैं, ठीक है, होने दीजिए,
कुछ तो अंतर है, आप उतना ही दिखाइएगा, क्योंकि वो आपका एक पॉइंट बढ़ाएगा और आपको अंक दिलाएगा। फिर मध्यस्थ जो है विवाद का निर्णय नहीं करता है, बल्कि पक्षों की मदद करता है, ताकि वो स्वयं जो है विवाद को सुलझाने का प्रयास कर सके। वही जो मैंने पीछे बताया कि भाई वो जो है एक निर्णय तक पहुंचाने का काम करता है, न कि वो खुद पहुंच करके निर्णय दे देता है जो मध्यस्थ होता है। नहीं, वो दोनों लोग को अपनी बात रखने के लिए कहता है। और जब दोनों लोग, देखिए, जब आप बातचीत करने एक मेज पे बैठेंगे तो आप अपनी चीज़ों को बताएंगे, उसकी चीज़ों को सुनेंगे, और जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, जब आप एक चीज़ कर लेंगे तो फिर आप एक निष्कर्ष तक, और वो भी तार्किक निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। और वही काम क्या है कि मध्यस्थ करता है। ग्राम पंचायतें और जो न्याय पंचायत होते हैं मध्यस्थता के अच्छे उदाहरणों में से एक है। मतलब जो ग्राम पंचायत और जो न्याय पंचायत होती हैं, ये मध्यस्थता का एक अच्छा उदाहरण आप इनको मान सकते हैं। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत में वैकल्पिक विवाद जो समाधान तंत्र है, मध्यस्थता और समझौता विवादों के लिए कुशल, लागत प्रभावी और सौहार्दपूर्ण समाधान जो है प्रदान करते हैं। मतलब आप इस निष्कर्ष में बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है भारत की जो न्यायिक प्रणाली है उस पर बोझ कम करते हैं, साथ ही साथ ये लोगों के को त्वरित न्याय प्रदान करते हैं। और चूंकि यहाँ लागत ही कुछ नहीं है, भाई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं है, तो ये सरल, सहज और सुलभ प्रक्रिया होती है। तो ये बहुत उपयोगी होती है और आए दिन यहाँ से प्रश्न बनते ही रहते हैं। तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आप जो है एक प्रश्न का मॉडल उत्तर आपको मिला होगा, बल्कि भूमिका कैसे लिखनी, निष्कर्ष कैसे लिखना, बीच का पार्ट कैसे लिखना, इसके बारे में भी जो है हम कुछ आपको जानकारी दे पाए होंगे। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। एक तो समृद्धि IAS का हमारा टेलीग्राम है, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ये 2 हमारे यूट्यूब के चैनल हैं, आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। और यदि आपको हमसे बात करनी हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना हो तो 73033007 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।